जब सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए के ऊपर का कर्जा था और 10,000 करोड़ से ऊपर की सरकारी कर्मचारियों की और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी 6th पे कमीशन की सारी देनदारियां खड़ी थी। हमारे सरकार ने इन चीज़ों को पार पाते हुए और प्रदेश को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। साफ तौर पे जो सरकार होती है उनकी ये जिम्मेवारी भी होती है कि वो प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की जनता के लिए बड़ी योजनाओं पे काम करें और दूरदर्शी योजनाएं होनी चाहिए जिसके आने वाले समय में प्रदेश की जनता को फ़ायदे मिले। इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं पे काम किया, जिसमें आप समझें कि ग्रीन हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उसके परिणाम आने शुरू हो गए कि आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ प्रदेश को ले जा रहे हैं, जो अपने आप में देश में एक अग्रणी राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। बड़े राज्यों भी इस योजनाओं को इस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा सके, जिससे हिमाचल प्रदेश ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और आज हम 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने जा रहे हैं और HRTC में बहुत जल्दी ये बेड़ा जो है शामिल होने वाला है। और उसके अलावा इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशंस हैं, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है। हर योजना को बनाने में और ज़मीन पे उतारने में बड़ी परेशानियां होती हैं जब आपका ख़जाना खाली हो। उसके बावजूद हमने ये योजनाएं रिकॉर्ड टाइम में आगे बढ़ाई और इसके परिणाम आने शुरू हो गए। आप समझें कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हमारे बिजली बोर्ड और HRTC दो ऐसे निगम थे जो हमारी और आपकी सारी जितनी सरकार की सबसे बड़ी लायबिलिटीज़ इन दो बोर्डों को चलाने के लिए देनी पड़ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता तय की कि दोनों को मैं अनुशासन ला के इसके ऊपर अच्छे और कड़े फैसले लेके बिजली बोर्ड के को भी अपने पाँव पे खड़े करने के प्रयास करेंगे और HRTC को भी हम जो है भविष्य के लिए अपने पाँव पे खड़े करेंगे कि जो सरकार का जो बोझ है वो कम करना है। और इसी दृष्टि में अब आप समझें कि अभी जो हम बसेस चला रहे हैं उसमें तकरीबन 70 से 75 रुपये पर किलोमीटर खर्चा आता है HRTC का पर किलोमीटर, जो डीजल की बसें चल रही हैं। बस का खर्चा भी सरकार दे रही है खरीदने के लिए डीजल बसेस के लिए, उसके अलावा ये खर्चा आ रहा है और ट्रांसपोर्ट घाटे में है। लेकिन जिस दिन हम इलेक्ट्रिक बसेस पे जाएंगे हमारी काफ़ी हद तक आप समझें जो खर्चा है 5 से 7 रुपये 10 रुपये पर किलोमीटर पे आ जाएगा। तो ये इस सोच के साथ हम ऐसे फैसले कर रहे हैं कि प्रदेश को लॉन्ग रन में इन चीज़ों की तरफ ले जाने की आवश्यकता है और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इसको प्रदेश अपना रहा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने जिक्र किया कि किस प्रकार से हम सोलर ऊर्जा में आगे जा रहे हैं और रिकॉर्ड टाइम में जो है प्रोडक्शन पे आए हैं और 2-3 और सोलर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी जो है प्रोडक्शन में आएंगे। सोलर ऊर्जा इज ऑल्सो एक क्लीन एनर्जी है और उसका बिजली के हाइड्रो में भी हमारा फोकस है कि इन क्षेत्रों को आगे बढ़ा के हिमाचल प्रदेश को पोल्यूशन रहित भी रखना है और साथ में जो है ग्रीन भी बनाना है। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं जिस पे हमारी सरकार ने पहले 2 वर्षों में तेज़ी से काम किया और बहुत सारी योजनाएं हैं। आप एजुकेशन की बात करें तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स अपने आप में इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट जो स्कूल्स हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनके मुकाबले अपने आप को कम ना समझें। उस बात को समझते हुए हमारी सरकार ने ये ऐसे स्कूल है उसमें कई जगह टेंडर्स हो चुके हैं। 50 बीघे में एक स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट लागत एक स्कूल की 40 से 50 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। कारण यही है कि उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हों वो अपने आप को ये महसूस ना करें कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी तरह से भी कम हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना सरकार की है जो ज़मीन पे उतरनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी जगह ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं और कई जगह टेंडर्स हो चुके हैं। तो ये बड़ी योजना है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आप बता रहा हूँ और बहुत सारी योजना है। अगर आज हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना कि जो दूध का MSP देने वाला है, दूध की कीमत में जो बढ़ोतरी होती थी पर लीटर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी प्राथमिकता रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि गाँव में रहने वाले लोग जो दूध का काम कर रहे हैं उन महिलाओं की जेब में 10 से 12 हज़ार रुपया अगर महीने का उनके जेब में जाएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, अपने परिवार को चला पाएगी। तो आप समझें कि 10 रुपये लीटर और भैंस के दूध में 15 रुपये लीटर की जो बढ़ोतरी की उसके परिणाम ये है कि आप जो हम हिम फैट के ज़रिए मिल्क फैट के ज़रिए जो दूध एक्वायर करते हैं लोगों का जो खरीदते हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और आप ये समझें कि
उस तरह से लोगों के जेबों में सीधा पैसा गांव के क्षेत्र में मिला है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये वो मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ जो नीतियाँ होती है एक सरकार की, प्रदेश के विकास के लिए बनानी ज़रूरी होती है। ये जैसे जैसे समय आगे जाएगा ये नीतियाँ आगे बढ़ेगी, लोगों तक पहुँचेंगी और इसके परिणाम और अच्छे आने शुरू होंगे। ये लोगों तक, लास्ट व्यक्ति तक जाने की जो हम बात करते हैं समाज में, उनको समाज के धारा से जोड़ना है, विकास के साथ जोड़ना है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन लगातार इन 2 वर्षों में जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका रही, विपक्ष के नेताओं की जो भूमिका रही, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं अपनी बात करता हूँ केवल इसलिए इस बात का जिक्र नहीं करता कि केवल मुझे उनके खिलाफ कुछ बोलना है, विपक्ष के नेता के खिलाफ। मैं एक बार बार एहसास दिलाना चाहता हूँ कि विपक्ष भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लोग हैं, उनका नंबर कम है, आज वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष वो सत्ता पक्ष में रहे। मेरे कुछ सवाल उनसे हैं कि आप बार बार सरकार को गिराने का और कोसने का काम 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं विपक्ष के नेता। क्या आप इस जिम्मेवारी को समझते हैं कि आपकी भी कोई जिम्मेवारी प्रदेश की जनता के प्रति है? क्या आपने इन 2 वर्षों में कोई सुझाव सरकार को भेजा है जो प्रदेश हित में है, जनता के हित में है? या आपने कौन से प्रयास किए हैं भारत सरकार से प्रदेश के मदद के लिए? आप स्पेशल पैकेज की बात करें या और योजनाओं की बात करें, आपको बताना चाहिए कि आपने इन 2 वर्षों में आपकी पार्टी ने प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए आपकी सरकार, भारत सरकार से किन किन योजनाओं पे काम किया और आप चाहते हैं कि ये योजनाएं आएँ या आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता प्रदेश को मिले। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमारे को मदद मिलनी चाहिए, भारत सरकार से मिलती रही है। और जयराम जी को तो अच्छी तरह मालूम है, 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, उनके समय में जो कुछ अच्छे फैसले होने चाहिए थे, अच्छी नीतियाँ प्रदेश के लिए बननी चाहिए थी। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है वो 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों के खराब हुए हैं, विकास की दृष्टि से भी, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी और दूसरे क्षेत्र में भी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 2-4 प्रश्न हैं। मैं विपक्ष के नेता से बड़ी अदब के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब पंजाब उड़ता बोला गया, जब पंजाब में नशा था, पंजाब में सख्ती हुई, तो वो लोग, उन्होंने तो काम करना था। जो सौदागर हैं, जो पैडलर्स हैं, जो एक इस हद तक गिर सकते हैं कि नशे के व्यापार से बच्चों को और समाज को खराब कर सकते हैं, उन्होंने हिमाचल की तरफ रुख किया। हिमाचल उनको एक ओपन स्टेट मिला जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, जहाँ किसी ने पूछा नहीं। आज दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए आप कि आज नशा गाँव, छोटे से छोटे गाँव तक, छोटे से छोटे स्कूल तक और गांव तक पूरे हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है। दुख इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों में इस ओर ध्यान नहीं दिया पिछली सरकार ने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आपके समय में नशे को लेके कौन सी गंभीरता थी, कौन सी योजना बनाई, कौन सी प्लानिंग की आपने। आज इसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के छोटे से छोटे गाँव और युवा बच्चों तक पहुँच चुकी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किए, प्रयास किए, वो आप सभी के सामने। हम उसके ऊपर किसी दिन आपको पूरा डाटा भी बताएंगे कि कितने केसेस पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, हमने कैसे इसको काबू करने के लिए कैसी योजना बनाई है, इसका मैं किसी दिन पूरा जिक्र आपके सामने, प्रदेश की जनता के सामने रखूँगा। आज मेरा जो मकसद है कि क्या पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी का भाजपा की सरकार रही, तो एक ये खुले तौर पर लोगों को नशे का काम करने का मौका मिला और उसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के जगह जगह पहुंच गई। दूसरा सवाल, क्या आपके समय में पहली बार हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया खुले तौर पे काम कर रहा था, नकली शराब बन रही थी और दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि मंडी में हादसा हुआ, उसमें कुछ लोगों ने जानें भी गंवाई। तब आपकी नींद जागी, माफिया काम कर रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। जो लोग इकट्ठे हो जाए, नेक्सस बनाएंगे, जो कर रहे। पिछले 5 वर्षों में इन चीज़ों की ओर ध्यान ना देना दुर्भाग्यपूर्ण था। आज उन चीज़ों को ठीक करने में ज़्यादा समय लग रहा है। हमारी प्राथमिकताएं साफ है कि हम किसी भी माफिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि वहाँ खाने देंगे, लोगों का जो हक है, प्रदेश की जनता का,
न किसी को लूटने देंगे, ना इसको लुटाएंगे। हम संरक्षक हैं प्रदेश के लोगों के, जिन्होंने चुन के भेजा है। ईमानदारी के साथ माफिया को तोड़ेंगे जो पनप चुका है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि उस वक्त उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आप माइनिंग माफिया की बात करें, बहुत ताकतवर हो गए लोग, उनके पास पैसा आ गया 100-100 करोड़, 50-50 करोड़, और वो संपदा किसकी लूट रहे हैं? हमारी और आपकी और प्रदेश की जनता की। कोई पूछने वाला नहीं था। आप माइनिंग अफसरों के साथ मिलके पैसे वाले लोग 10-20-50 लोग आपका और हमारा सारी संपदा को लूट रहे, खुली लूट की, कोई पूछने वाला नहीं था। उसी प्रकार एक और आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम किया। पहली बार सुना कि हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया भी काम करने लगा जयराम जी के टाइम में। खुले तौर पे पुलिस भर्ती के पर्चे बिके, सबके सामने इंक्वायरीज हुई। पुलिस की भर्ती थी, पुलिस ही भर्ती करवाने वाली थी और उन्हीं के लोग पेपर बेचने वाले थे। ये उपलब्धियां थी आपकी। और उसके बाद जो हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में जिस प्रकार वो भर्तियों का अड्डा बन चुका था, लगातार वहाँ पेपर बिक रहे थे, जो भी एग्जाम्स हो रहे थे सारे बिके जा रहे थे। इंक्वायरी हुई, सरकार आई, हमने उसमें अरेस्ट हुए लोग, उसको साफ सुथरा किया। और जो ये पेपर माफिया पनप रहा था अपने पैसे के लिए, कुछ चंद लोगों के अधिकारों को मार रहे थे। लोग, बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। मेरे सवाल ये है कि आप किस चीज़ से लेके आप आज की सरकार को कोसते हैं? क्या आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपके 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा था? कौन सी उपलब्धि थी आपकी? हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप जवाब दें, बताएं ये हमारे सवाल गलत है, हमको गलत साबित करें कि हमने जो ये बातें कही है आप इसको गलत साबित कर दें कि ये हुआ नहीं आपके 5 वर्षों। अर्थव्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क किया, कोई एक कदम नहीं उठाया कि जिससे नए तौर पे कोई हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू बढ़े, कोई ऐसे फैसले लिए हो। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ पिछले 5 वर्षों में जब इनका राज रहा, चारों तरफ माफिया खुले तौर पे काम करता रहा, चाहे वो नशा से संबंधित था, चाहे वो माइनिंग से संबंधित था, फिर वो भर्तियों से संबंधित था। ये सारी बातों को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने हर तरह काम करने का अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ प्लान किया है। मुझे दुर्भाग्य इस बात का कि आज के जो विपक्ष के नेता हैं, बजाय इसको सहयोग करने के, बजाय इन चीज़ों को तारीफ करने के कि हमको आज आवश्यकता है, प्रदेश में जो गलत चीज़ें हो रही है उसको मिलके सबके प्रयास से, सत्ता पक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो या प्रदेश की जनता हो, कुछ समाज की ऐसी बुराइयां होती है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मैं ये फिर से जिक्र करता हूँ कि अगर हमको प्रदेश को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है, हिमाचल प्रदेश में लोग इसलिए आना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं कि एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ के लोग ईमानदार है और मेहनती है। अगर हम इस छवि को खराब करेंगे तो इसका आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं फिर से इनसे आग्रह करता हूँ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं विपक्ष के, चाहे वो लोकसभा के अंदर है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर है, आप सभी की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, प्रदेश राज्य के प्रति है। आप 2 वर्ष के कार्यकाल का अपना हिसाब किताब प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने किन योजनाओं पे प्रदेश सरकार को मदद करने की कोशिश की है भारत सरकार में, किन योजनाओं के लिए आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की है, किन योजनाओं को लेके आपने प्रधानमंत्री जी से बात की है कि आप हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें। केवल मात्र सरकार को कोसना और सरकार को कमज़ोर करना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का झूठा प्रयास करना, ये किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो आप उसको प्रेस के माध्यम से और किसी माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। बार बार वही मीडिया दिखा और सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, सरकार टूट जाएगी, सरकार गिरने देगी। आप सरकार को प्रदेश की जनता ने चुना है, मतदाताओं का अधिकार है कि किस प्रदेश में कौन सी सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुनी। आप इसको क्यों गिराना चाहते हैं? आपका लोकतंत्र के प्रति क्या सम्मान है, ये समझने वाली बात। या आप सत्ता वापसी करना चाहते हैं, आप बहुत दुखी हैं कि आपकी सत्ता गई, ये अपने आप में प्रश्न है। अभी भी सोचने का वक्त है। मिलजुल के सबको प्रदेश हित में काम करने की आवश्यकता है।
कोई आदमी विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल सरकार को कोसने का लाइसेंस मिला है। आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, जहां पर हमको आपका सुझाव ठीक होगा उस पर अमल भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया कि आपके सुझाव प्रदेश हित में होंगे, सकारात्मक होंगे और उन सुझावों पे अमल किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश ऐसा कोई 2 वर्ष में ना कोई सुझाव आया है, ना आपकी मंशा लगती है। मंशा बड़ी साफ दिखती है कि भाई सरकार को गिराना है। अब उसका जवाब तो प्रदेश की जनता देगी कि आगे कौन कंटिन्यू करेगा, वो किसको अपना आशीर्वाद देगी। तो मैं निष्कर्ष ये है कि हमारे आने वाला तीसरा बजट जो बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला है, मैं समझता हूँ बहुत बदलाव होंगे इस बजट में, क्योंकि सरकार की और मुख्यमंत्री की सोच बहुत साफ है कि हम इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं, इनके आरोपों से रुकने वाले नहीं हैं। व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा और वो समय की आवश्यकता है। और उसको एक और झलक तीसरे बजट में ये दिखेगी कि लोगों के लिए, प्रदेश के गांव में रहने वाले हर वर्ग के लिए ये प्रदेश सरकार इस बजट में कुछ लाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए जो बार बार मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2027 तक वो बहुत मजबूत होगी। और कोई शक नहीं है कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश के एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी बड़ी पंक्ति के राज्यों से भी आगे खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए सभी के सहयोग की, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो प्रदेश की जनता है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, ये सबको बुराइयों पे काम करने की आवश्यकता इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है। जिस प्रकार हम नशे की चपेट में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, ये एक ऐसी समाज की बुराई है कि हम सब लोगों को मिलके, चाहे मीडिया के हमारे बंधु हैं, सबको अपना समाज के प्रति काम और दायित्व निभाना पड़ेगा। नरेश जी, विपक्ष जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी नशे को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई और 3 स्टेट्स के साथ जो है वो कमेटी का भी गठन किया गया। अब इस सरकार में भी टास्क फोर्स बनी है, लेकिन बॉर्डर्स के माध्यम से जो नशा आ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रावधान है? और पुलिस कर्मचारी भी नशे के साथ पकड़ा गया था, तो क्या लगता है पुलिस की मिलीभगत से ये नशा कारोबार आगे बढ़ रहा है? देखिए, सवाल ये है कि टास्क फोर्स बनाने से केवल हम पुलिस विभाग पे इसको छोड़ दें कि केवल पुलिस से ही अब ये रुकेगा। मैंने जैसे जिक्र किया कि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं कि कोटखाई, जुब्बल और रोडू के ऐसे ऐसे गांवों तक पहुंच चुका जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर इसके बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। छोटे छोटे पैडलर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनको नशे की लत डाल के उन्हीं से ये बिजनेस करवाया जा रहा है। इसके पीछे जो बड़े लोग हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, जो चैन है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें हमने तेजी लाई है, टास्क फोर्स भी बनाई है। और इसके अलावा भी हमारी बहुत बड़ी योजना है। हम बार बार हर क्षेत्र, हर प्लेटफॉर्म से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इसका जिक्र करती है कि समाज के अंदर एक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। सबके सहयोग से ये हो पाएगा। उसमें बच्चों के पेरेंट्स भी है, उसमें स्कूल्स भी है, उसमें NGOs भी है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पुलिस का अपना रोल है, या हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, हाई क्लास सेंटर्स बना रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी योजना है। और आप ये समझें कि हम केवल इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ दिखाना है। हम बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से नशे को रोकने के लिए, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आने वाले 1-2 वर्ष में नशा मुक्त जो है राज्य बनाना है। ये केवल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है, हमारी सरकार की ये गंभीरता है। और ना ही कोई इसको करके हम कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार चाहती है कि जो सबसे बड़ी बुराई आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसको हमको सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, तब इसके परिणाम सामने आएंगे। नरेश जी, अभी तक का जो अध्ययन है हिमाचल में जो नशे की स्थिति है, ये पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी निकल कर आई है, जब तक राज्य सरकार NCD के तर्ज पर कोई एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बनाएगी, तब तक नशे का खात्मा असंभव है। क्या इस पर विचार करेंगे? नहीं, इस पर भी विचार हो रहा। अभी मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसमें बड़े गंभीर विषय उठे। दूसरे राज्यों से भी जो चेन है उसको कैसे तोड़ना है, दूसरे राज्यों का भी सहयोग होना बहुत आवश्यक है। कि आप ये समझें कि केवल एक राज्य इसको सोचे कि रोक सकते हैं। जो आपसे मैंने जिक्र किया कि अल्टीमेटली तो ये कहीं से आता है ना, चैन तो है दूसरे राज्यों से आ रहा है। वहाँ पर आपका किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा, उन राज्यों से आपको किस तरह का सहयोग मिलेगा।
आप कैसी इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी। इसके लिए बड़े स्तर पे भारत सरकार भी काम कर रही है। वो एक अलग स्तर है कि एक दूसरे राज्यों से इसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन हमें दूसरी परेशानियां हैं कि जिस प्रकार ये हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में, आप सब जानते हैं कि पहले हिमाचल में इस तरह का ये जो सिंथेटिक ड्रग्स आए हैं जिससे हमारे बच्चे और बहुत नुकसान हो रहा है। वो ऐसी लत उनको पड़ रही है कि वो अपने रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, अपने परिवार को नहीं समझ रहे हैं, अपने परिवार की हर चीज़ को बेचने के लिए उतारू है। उन बच्चों का कसूर नहीं है। हम कैसा समाज उनको दे रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं। उस समाज में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है और हम सरकारी तौर पे इसकी जो जिम्मेवारी है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। लेकिन बार बार इस चीज़ का भी आग्रह करते हैं कि समाज के दूसरे वर्ग भी, सभी वर्ग मिलके इसको एक मिशन बना दें कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाना है। सर पुलिस वाले जो चिट्टा तस्करों को पकड़ रहे हैं, अभी पीछे जो एक रोडो का बड़ा माफिया था उसके काफी लोग पकड़े गए, 30-40 लोग, उनको सबको बेल मिल गई। तो अब शिमला पुलिस ने भी चिंता जाहिर की है कि जितने भी हम लोग पकड़ रहे हैं बाद में वो सब बेल पे बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि और सख्त कानून जो है वो होने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को बेल ना मिले, और जो युवा है वो थोड़ा सा ये हो कि बेल नहीं मिल रही है तो फिर हम इस काम में ना जाएं। देखिए, अभी जो कानून है ये मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि चाहे हमें कानून में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ अदालतें भी बनानी पड़ेगी, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसा आप समझ रहे हैं कि एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे और आपके सामने है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको मिल के करना पड़ेगा, परिणाम आएंगे, ज़रूर आएंगे। हमको अपने बच्चों को बचाना है, अपने दोस्त के बच्चे को, अपने पड़ोसी के बच्चे को बचाना है, ये हमारा धर्म है। हम बड़ी गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कानून बदलने पड़ेंगे, चाहे इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, पर सहयोग सबका चाहिए। नरेश जी 3 बड़े मामले हैं आपकी सरकार में। एक तो पानी वाला घोटाला है, जेब वाला, दूसरा केसीबी वाला है, कांगड़ा वाला, और तीसरा ये प्रॉपर्टी बैंक वाला है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। देखिए, हमारी सरकार जब बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों के पास ज़रूर रिकॉर्ड होगा, साफ मंशा की थी कि हमारी सरकार की जो नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, दैट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। किसी भी स्तर में भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, कोई भी माफिया सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार का हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग माफिया पे भी अटैक किया, उनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए, सख्ती की, उसमें मुश्किलातें आई लेकिन रुकने वाले नहीं। आपने जो जिक्र किया कि पानी का जो मामला हुआ, बिना समय गंवाए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसकी विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दे दी। अब कानून अपना काम करेगा, इंक्वायरी अपनी काम करेगी। हम किसी को भी ना बचाने वाले हैं और भ्रष्टाचार किसी स्तर पे ना सहन करने वाले। इस बात से मैं समझता हूँ इन घटनाओं से प्रदेश के बाकी लोगों को भी ये समझ आ गया कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति बड़ी साफ है, और लोग भी समझ लें कि काम ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूटने के लिए नेक्सस बना दिया था, चाहे उसमें अधिकारी हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, वो इस बात से साफ मैसेज है कि इन चीज़ों से पीछे हट जाए, अदरवाइज कानून को तो अपना काम करना ही है। हम किसी को किसी प्रकार का संरक्षण देने वाले नहीं। देखिए, सहकारी बैंक में हो, कोई भी बैंक हो, मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूँ। कोई ये भी व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेके कोई बिजनेस करता है, वो उसके लोन बैंक के और उस बिजनेसमैन के बीच की बात है। आपने करोड़ों रुपए का कर्जा उठाया किसी बैंक से, वो आपको बैंक को दे दो, या आप उसको एक अच्छा खाता रखो, गुड लोन में आप उसको रीपे करो। अगर मैं बैंक का पैसा नहीं दूंगा, बैंक अपनी कार्रवाई करेगा। बैंक के कानून बने हुए हैं, हमारे कानून ने बैंक को अधिकार दिए कि उसमें वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं। जब हम लोन उठाते हैं किसी बैंक से तो बैंक को अधिकार है, अगर मैं उस बैंक के लोन को वापस नहीं करता तो जिसकी जो मैंने उसमें गारंटी दी है, जो उसमें प्रॉपर्टी है, वो बैंक लेगा। वो एक किसी एक बैंक की बात नहीं है, वो नेशनलाइज बैंक हो, सबके लिए कानून एक है। आपको करना तो आप उस लोन को चुका दो, अपने लोन को ठीक कर दो।
इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। आपको राज्य सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं एक ही बैंक की वही बोल रहा हूँ कि जो लोग बैंक का कर्जा लेंगे उनको देना होगा, या आप अपना बिजनेस ठीक करें या उनका कर्जा चुकाएं। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार बैंक अपनी रिकवरी करेगा, बैंक के अपने कानून है, उसको दे के कर रहा है। अब उसको लेके अगर विजिलेंस में बैंक गया है तो आप विजिलेंस में जाके अपना पक्ष रखें, अपना बात को रखें। अगर आपने कुछ किया नहीं, आप बोलते मेरा सब कुछ ठीक है, तो किसी को विजिलेंस में घबराने की आवश्यकता क्या है? आप विजिलेंस की इंक्वायरी में अपनी बात रखें। आप साफ सुथरे हैं तो घबरा क्यों रहे? उसको फेस करें। चेयरमैन के भी आरोप लगे हैं। जो भी हो, देखिए आप किसी भी आरोप की बात है, किसी भी इंक्वायरी की बात है, एक निष्पक्ष जांच विजिलेंस अपने आधार पे करेगा। सरकार का कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। जहाँ जहाँ भी कोई कंप्लेंट्स होती है, विजिलेंस उसको मेरिट के आधार पे आगे बढ़ाती है, इंक्वायरी होती है। अगर उसमें कुछ निकलता है उसके बाद उसमें केस बनता है, FIR दर्ज होती है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपका जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति बड़ी साफ है, 0 टॉलरेंस। सर आप 10 गारंटियों की बात करते हैं। आपके एक मंत्री का कहना है कि जो 10 गारंटियां कोई रेवड़िया थोड़ी ना है। क्या हिमाचल के लोगों ने 1500 की बात की थी या सब्सिडी की बात करी थी? तो क्या आपके ये मंत्री का बयान जायज है? नहीं, देखिए आप लोगों को समझना ये है कि जो सरकार बनती है वो 5 साल के लिए प्रदेश की जनता किसी को भी मौका देती। हम भी अपनी बात रखते हैं, जो भी उसमें रखी जाती है। मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जो भी हम प्रोमिस करते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होता। मुझे बड़ा दुख होता है जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि जी पहली कैबिनेट में ये करना था। भाई कोई कैसे होता है ये? हमने जो विजन दिया अपने 5 साल का दिया कि हम इन 5 वर्षों में इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप हल्की जो है एक पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बात करते हैं। आपको सारी चीज़ों का पता है कि पहले 2 वर्षों में हमने 5 गारंटियों पे काम कर दिया। क्या कोई विपक्ष का नेता ये बता सकता है कि हिमाचल प्रदेश OPS में नहीं है? कोई है जो बोल दे खड़े होके कि OPS नहीं मिल रही 1,36,000 कर्मचारी को? क्या जयराम जी या उनके MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बोल सकते हैं? क्या दूध में MSP नहीं है ये बोल सकते हैं? क्या आज वो बच्चे जिनको कोई नहीं पूछता था चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बने हैं, आज वो उनमें से ऐसे बच्चे हवाई जहाज से घूम अपना भ्रमण करके आए हैं, गोवा गए हैं? क्या वो कोई डिनाई कर सकते हैं? आगे से आप पूछते हैं इनके विपक्ष के नेताओं से क्या ये सारी नीतियां गलत हैं? बोलते प्रेस में ये जितनी हम गिना रहे हैं ये गलत नीतियां प्रदेश हित में नहीं है। ये सारी बातें हैं राजनीतिक दृष्टि से करते हैं, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। सच्चाई ये है, हमारी मंशा और हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा बहुत साफ है, सच्चे मन से प्रदेश की सेवा करते हैं। अब आप समझे कि बिगड़े हुई व्यवस्था को ठीक करने में दिक्कतें आएगी। जिन लोगों का नेक्सस बन चुका है, करोड़ों रुपये अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, होगी, स्वाभाविक है, लेकिन मुश्किलात भरा रास्ता है, इसमें चलेंगे और सबके सहयोग से सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू। सरकार ने पहले जब बजट घोषणा की थी उस टाइम रोबोटिक सर्जरी की बात की थी। बिल्कुल तेजी से हो रही है, बड़ी जल्दी इस पे फैसला हो रहा है, ऑर्डर्स हो गया, मशीन में आ रही है। जो है दवाई इंजेक्शन नहीं मिला उसको, एक ना मिलने की वजह से बहुत हुई है। हिमकेयर का पैसा जमा नहीं था, ऐसा कहना था, तब इंजेक्शन नहीं मिला। देखिए ये बात है, उसका पूरा स्पष्टीकरण IGMC से और हेल्थ डिपार्टमेंट से आया। जैसे ये मामला हेल्थ मिनिस्टर के सामने रखा, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली और मीडिया के ज़रिए पूरा कुछ बताया गया कि उस पेशेंट के ऊपर 2.25 लाख रुपए के किस तरह से खर्च हुआ या उसकी किस तरह से सहायता की गई। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जिन्होंने ये खोया, हमारे लिए भी इसका दुख है, लेकिन वो कैंसर पेशेंट था। ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किसी चीज़ को गैर जिम्मेवारी के साथ प्रसारित करना और उसको हवा देना ये बहुत गलत है। हम लोग खुले तौर पे हैं, कोई उसके परिवार से किसी से कोई हमारी कोई ये थोड़ी थी कि उनको नहीं मिलना चाहिए। और उसमें बड़ा क्लियर सारा कुछ क्लैरिटी जो है उस विभाग ने और IGMC ने दे दी कि उस पर कोई इंजेक्शन रेडिली अवेलेबल नहीं होता, जब रिकमेंड करते हैं तो उसको जो है डीलर से मंगवाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है और इसको विपक्ष भी जो है ना केवल मात्र सोशल मीडिया पे पब्लिक अपने वोट बैंक की राजनीति से इस तरह का प्रसारण नहीं होना चाहिए और जो मौत हुई है उसका हमें भी दुख है। थैंक यू।